स्टडी 24 उदयपुर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली विधि क्या होती हैं और एक अच्छी प्रश्नावली के कौन कौन से गुण होते हैं उसको हमने देखा था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली विधि के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं और प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रश्नावली विधि है उसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। अनुसंधान से संबंधित विषय के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली। और इस प्रश्नों की सूची को, प्रश्नावली को जो उत्तरदाता हैं उनके पास में डाक के द्वारा या मेल के द्वारा भेजी जाती है और सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। तो अब देखिए प्रश्नावली विधि जो है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम गुण देखें तो क्या होता है कि जो प्रश्नावली विधि है उसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में शीघ्रता और मितव्ययता के साथ में सूचनाओं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। मतलब प्रश्नावली विधि का क्या गुण है कि अगर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली विधि के द्वारा कम समय में, कम खर्चे में, शीघ्रता से जल्दी आंकड़े जो हैं, जो इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा किया जा सकता है, संकलित किया जाता है। तो सबसे पहला गुण क्या हो गया कि जो प्रश्नावली विधि है उसका विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ ये कम खर्चीली होती हैं, मितव्ययी होती हैं, कम समय में, कम खर्चे में सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। फिर देखिए दूसरा गुण अगर हम देखें तो दूसरा क्या गुण है कि इसमें जो सूचनाएं हैं वो स्वयं जो सूचनादाता हैं उनके द्वारा भरी जाती हैं, इसलिए ये सूचनाएं क्या कहलाती हैं, एक तरह से मौलिकता होती है उसमें। ठीक है, मौलिकता का मतलब क्या हो गया कि जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा इन सूचनाओं को नहीं भरा जाता है, वो तो केवल क्या करता है, इस प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास में भेज देता है और उत्तरदाता स्वयं इन सूचनाओं को प्रश्नावली में भरता है। इसलिए ये जो सूचनाएं होती वो क्या होती हैं, मौलिक होती हैं, क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचनाओं दाताओं के द्वारा भरी जाती हैं। फिर तीसरा गुण अगर हम देखें तो ये जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं इसमें शुद्धता अधिक होती हैं। अधिक शुद्धता क्यों होती हैं, क्योंकि उसे सूचनादाता जो उत्तरदाता है वो स्वयं एक तरह से सूचना उपलब्ध करा रहा है। और फिर इसमें एक गुण ये भी होता है कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो सूचनादाता लोगों के सामने प्रकट करने से कुछ संदेह होता है उसके मन में। ठीक है, लेकिन जो प्रश्नावली विधि उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो गोपनीय सूचना है उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की जो सूची है उससे उत्तरदाता स्वयं भर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ गोपनीय सूचनाओं को भी वो उपलब्ध करा दे, जिन सूचनाओं को वो सामने, जैसे सामने उत्तरदाता जो है वो प्रगणकों को सामने देने से कुछ किसी प्रकार का उसको संकोच हो सकता है। ठीक है, उन सूचनाओं की प्राप्ति भी प्रश्नावली विधि के द्वारा कभी कभी हो जाती है। तो ये तो क्या होगा, इसके गुण हो गए हैं। अब देखिए इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं। अब दोष कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो दोष है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सूचना देने में रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रश्नावली विधि है उसके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हो पाती हैं, या कुछ प्रश्नों के वो आंसर नहीं देते। मतलब प्रश्नों की जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो एक तरह से क्या होंगे, अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो कुछ लोग तो क्या है, सूचना देने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, तो वो प्रश्नावली को लौटाते भी नहीं है। और यहाँ कुछ लोग अगर लौटाते हैं तो वो पूरे प्रश्नों के जो आंसर है वो नहीं देते। मतलब हमें अपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा क्या है कि इस विधि में हम प्रश्नों में आवश्यक संशोधन नहीं कर सकते। मतलब इसमें लोच का अभाव होता है। ठीक है, लोच का अभाव होने का मतलब क्या हो गया, इसमें तो हमने प्रश्न बना के उत्तरदाताओं के पास में भेज दिए, लेकिन अगर प्रगणक सामने होता है तो वो क्या होता है, उन प्रश्नों में कमी वृद्धि कर सकता है, उसमें वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा संभव नहीं होता। मतलब प्रश्नावली विधि में प्रश्नों में आवश्यक संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें लोच का
अभाव होता है। अब देखिए प्रश्नावली विधि का जो दोष है वो क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, केवल सीमित क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। सीमित क्षेत्र का मतलब जहां पे एक तो डाक की सुविधा है वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा जहां पे लोग पढ़े लिखे मतलब साक्षर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वहां पर ही केवल इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं, अशिक्षित जनसंख्या है, वहां पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर लोगों के मन में ये भी डर हो सकता है कि अगर वो सूचनाएं दे रहे हैं, अगर वो सूचनाएं लिखित में देते हैं तो इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, एक तो लिखित सूचना देने में डरता है, और साथ ही साथ उनके मन में डर रहता है कि उनके द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई जा रही है उनका एक तरह से दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे एक तरह से क्या हो गए हैं, दोष हो गए हैं। अब देखिए जब प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नावली विधि के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं वो अधिक शुद्ध हो, अधिक विश्वसनीय हो, तो इसके लिए कुछ सावधानियां हैं, कुछ बातें हैं, उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, तो देखिए सबसे पहले जो सावधानी वो क्या है कि जो प्रश्न है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, प्रश्न सरल होना चाहिए ताकि उत्तरदाता आसानी से समझ में आ जाए। सरल और स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए, और प्रश्नों की जो संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि सूचनादाता जो उत्तरदाता है वो उसे आसानी से समझ सके और आसानी से उन सूचनाओं को वो भर सके। फिर दूसरा जो है वो क्या है कि जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो अनुसंधान का जो हमारा उद्देश्य है, अनुसंधानकर्ता का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के प्रश्न बनाना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं वो अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता को द्वारा ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का जो विषय है उसको ध्यान में रख के ही प्रश्न बनाना चाहिए। फिर तीसरी सावधानी है कि जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उन्हें सूचनादाताओं के पास में भेजा जाएगा, तो जो उत्तरदाता हैं उनको एक तरह से जागृत करना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से प्रयास करना चाहिए कि वो भी इन सूचनाओं को देने में सहयोग करें। ठीक है, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, उन सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सूचना देने में रुचि रखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सूचकों को प्रश्नावली भरने से पूर्व ये विश्वास देना चाहिए कि उनकी सूचनाओं का प्रयोग जो है वो गलत कामों के लिए नहीं किया जाएगा, उन सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। और फिर प्रश्नावली विधि में जो सूचनाएं हैं, प्रश्नों की सूची है, उसे हम डाक के द्वारा भेजते हैं, तो वापस प्रत्युत्तर, ठीक है, उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर टिकट लगा हुआ लिफाफा हमको भेजना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा लिफाफा नहीं भेजेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले, वो देखेगा कि कौन खर्चा करे, 5-10 रुपये खर्चा भी वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें सूचनाएं आसानी से जल्दी प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए कि उन प्रत्युत्तर के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मोहर युक्त, ठीक है, टिकट लगा हुआ लिफाफा साथ में अटैच करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो प्रश्नों के आंसर हैं, जो प्रश्नावली है, वो उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता के पास में वापस रिटर्न कर दे। ठीक है, उन उत्तर जो है वो भर के वापस वो रिटर्न कर सके। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो और टॉपिक हैं स्टेट से रिलेटेड उनको हम पूरा करेंगे।